हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जो 8वां चैप्टर चल रहा है 11वीं क्लास का कोशिका जीवन की इकाई, इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो मतलब होता है सूक्ष्म और कॉन्ड्रिया मतलब कण या कणिका में रचना। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कणिका में सूक्ष्म रचना का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। इसकी खोज जो की थी सबसे पहले की थी पॉलीकर ने, याद रखना इसका नाम पॉलीकर ने। 1857 की जब क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति के समय एक पॉलीकर ने कोशिका के अंदर एक विशेष कोशिकांग देखा, मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में। इस कोशिकांग को देख तो लिया इन्होंने 1857 में, पर ये समझ नहीं पाए कि ये कोशिकांग है क्या, करता क्या है, नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने केवल देखने का काम किया। देखने के बाद फिर अगला अल्टमान या कोई बोलता है इसको अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने इन्हें नाम दिया बायोप्लास्ट। इनके बाद आए फ्लेमिंग, जिन्होंने इसको नाम दिया फिला। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया इसको? फिला। और आखिरी में आए कार्ल बेंडा। इस बेंडे नाम के वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने। नाम याद रखना इनका। मतलब जब खोज हुई थी 1857 में, उसके 41 साल बाद मतलब 1898 में इसको सही नाम मिला, जो कि रखा गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला द्विझिल्ली कोशिकांग है। द्विझिल्ली कोशिकांग मतलब इसके चारों ओर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने के पहले हमको पहले देखना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका साइज कैसा है, इसका नंबर कितना होता है, और फिर संरचना और फिर कार्य। एक एक करके हम सारी चीजें देखते जाएंगे। तो ये सारी चीजें पहले याद रखना आपको। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने है? पॉलीकर ने 1857 में। अल्टमान और फ्लेमिंग ने बाद में नाम दिया। एक ने बायोप्लास्ट नाम दिया, एक ने विला नाम दे दिया। अंत में इसका जो नाम डिसाइड हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जो किसने? कार्ल बेंडा ने। कार्ल CARL स्पेलिंग है पर आर साइलेंट है। कार्ल बेंडा, ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। कब? 1898 में। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशिष्ट कोशिकांग है, जो कि 2 झिल्ली वाला होता है, दोहरी झिल्ली वाला। इन दोनों कोशिकांगों को, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग भी कहते हैं। आगे आएगा इसका कारण आपको ढूंढना कि क्यों इसको अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वनियंत्रित मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे, कब और कहां हुई। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी उत्पत्ति जो है पर्पल सल्फर जीवाणु के कारण हुई। बैंगनी सल्फर जीवाणु के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब शुरुआत तो इसकी बैंगनी सल्फर जीवाणु से हुई, फिर बाद में जब इसकी उत्पत्ति हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही वापस से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो गए कोशिका के अंदर। मतलब खुद की उत्पत्ति खुद करना शुरू कर दिया। और खुद की उत्पत्ति खुद करने के कारण क्या था कि इनके अंदर RNA, DNA, प्रोटीन, जो मुख्य जो है अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो इनके अंदर मौजूद है दोनों के अंदर। इसलिए इन पदार्थों की उपस्थिति के कारण इनने अपने आप की उत्पत्ति या अपने आप का निर्माण करना शुरू करा। तो उत्पत्ति के बारे में पर्पल सल्फर जीवाणु से इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे एक अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने कि ये जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा होगा। प्रवेश करने के बाद इस जीवाणु के कारण एक विशिष्ट प्रकार का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बना होगा। उस कोशिकांग का नाम क्या रखा गया बाद में? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है SSN और S। क्या है? शेप, साइज, नंबर, स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले देखते हैं हम शेप।
ठीक है। शेप मतलब आकार। इसका आकार जो है 3 से 5 म्यू होता है। आकार कितना? लगभग 3 से 5 म्यू के बीच में होता है लंबाई, और चौड़ाई जो है 0.5 से 0.2 म्यू के बीच होती है इसकी चौड़ाई। लंबाई तो 3 से 5 म्यू और चौड़ाई 0.5 से 0.2 म्यू के बीच होती है। फिर आकार हो गया, उसके बाद आता है इसका नंबर, संख्या। जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न हो सकती है। कम से कम 500, अधिकतम 1600 सामान्य कोशिकाओं में पाई जाती है, और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 5 लाख तक भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो सकती है। मुख्य रूप से जंतु कोशिका का कोशिकांग है, तो जंतु की कोशिका में इसकी संख्या ज्यादा होती है। और 5 लाख किसमें? याद रखना, केओस नामक अमीबा के अंदर इसकी सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? 5 लाख तक होती है। किसी किसी में इसकी संख्या 1 ही होती है, किसी में इसकी संख्या 500 होती है। अब इसकी संख्या निर्भर करती है कोशिका की सक्रियता पर, ठीक है। अगर इसकी संख्या ज्यादा होगी या कोशिका ज्यादा सक्रिय होगी तो इसकी संख्या ज्यादा होगी। तो ये हो गया अपना साइज और नंबर। अब आता है शेप, मतलब आमाप इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आकार बता रहा हूं मैं, आमाप तो हो गया ये। अब आकार बताता हूं। आकार कैसा होता है? इसका आकार छड़ के नुमा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इस प्रकार का मतलब भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है। तो आकार में आप कुछ भी लिखोगे तो चल जाएगा, कुछ भी से मतलब ये नहीं कि मेरे जैसे आकार का, ठीक है। गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, ये 2-3 आकार आप लिख सकते हो। तो ये हो गई इसकी शेप एंड साइज, नंबर और उत्पत्ति, ओरिजिन। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 4 भाग। सबसे पहले भाग का नाम है मेम्ब्रेन या झिल्ली। सबसे पहले भाग का नाम क्या है? मेम्ब्रेन या झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक तो ये और एक ये 2 झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक मेम्ब्रेन का नाम है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन का नाम है इनर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की झिल्ली दिख रही है, इसको बोल दिया आउटर मेम्ब्रेन, और उस झिल्ली के अंदर जो है उस झिल्ली का नाम क्या है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड की मतलब फास्फेट लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली होती है, जो कि लगभग 50 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, दोनों झिल्लियां, ठीक है। तो ये 2 झिल्ली हो गई। सबसे बाहर की झिल्ली को आउटर झिल्ली, ठीक है। और आउटर झिल्ली जो है बिल्कुल समतल होती है, सपाट होती है, साफ सुथरी होती है, सिस्टमेटिक ढंग से जमी हुई होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर जाकर के अंदर की ओर फोल्ड या वलय बनाने का काम करती है। अंदर वाली झिल्ली ये अंदर की ओर धंस जाती है और धंस करके इस प्रकार फोल्ड का, वलय का निर्माण करने का काम करती है इनर मेम्ब्रेन। जगह जगह पर अंदर की ओर धंस करके इस प्रकार की रचना बना लेती है। तो पहली चीज हो गई झिल्ली। झिल्ली के बाद अगली चीज आती है कक्ष या चेंबर। दूसरी चीज क्या है? कक्ष या चेंबर। पहली झिल्ली और दूसरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली छोटा सा कक्ष पाया जा रहा है, छोटा सा कक्ष है, इसको बोलते हैं आउटर चेंबर या बाह्य कक्ष। कौन कौन सी झिल्ली के बीच? दोनों झिल्लियों के बीच में, बाहर की झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक चेंबर है। इस चेंबर का नाम क्या है? आउटर चेंबर या बाह्य कक्ष, ठीक है। इस बाह्य कक्ष का जो बीच की दूरी है वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम की होती है लगभग, ठीक है। लगभग है ना, एकदम एक्यूरेटली बता सकते हैं, लगभग बताएंगे। आउटर चेंबर, इसके अंदर एक द्रव भरा जाता है, द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर आता है अगला जो इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा चेंबर, सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है। इस इनर मेम्ब्रेन के चेंबर को, अंदर के चेंबर को इनर चेंबर कहा जाता है, ठीक है, अंदर वाले भाग को। इसके अंदर अर्ध तरल द्रव भरा जाता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर 2-3 चीजें आपको याद रखना है।
एक तो डीएनए, मुख्य रूप से कौन, डीएनए, और डीएनए के अलावा राइबोसोम के कण, राइबोसोम के कण इसके अंदर पाए जाते हैं। अब डीएनए और राइबोसोम के कण इसके अंदर है, तो राइबोसोम तो क्या करता है, आपको याद है राइबोसोम की खोज पेलेट ने करी थी, और पेलेट ने राइबोसोम की खोज करी थी, इसलिए पेलेट कण भी बोलते हैं। और काम क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। दूसरी कौन है, डीएनए, और डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। वलयित डीएनए या गोलाकार डीएनए के अंदर द्विगुणित डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए का काम क्या है, प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेप्लिकेशन, हिंदी में प्रतिकृतिकरण, है ना। अब ये जो रेप्लिकेशन के कारण क्या होता है कि डीएनए की संख्या अंदर ही अंदर बढ़ती है, रेप्लिकेशन द्विगुणन के कारण अंदर डीएनए की संख्या बढ़ती है, और डीएनए की संख्या के बढ़ने के कारण ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी संख्या भी स्वतः बढ़ती जाती है। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया जो नया बना है वो कह सकते हैं हम पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी भरे होते हैं जो कि पाचक एंजाइम कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें एटीपेज नामक एंजाइम, कौन सा, एटीपेज, सिंथेटेज और कई प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है, एटीपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम में भूल गया था, एक और नाम दिया है कोशिका का पावर हाउस। ये सिकेविट्स अगर इनका नाम याद हो आपको, जब मैंने कोशिका की परिभाषा बताई थी लीवी और सिकेविट्स के अनुसार, तो इन सिकेविट्स नामक वैज्ञानिक ने इसको कोशिका का पावर हाउस कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसी के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। मतलब पूरी कोशिका का ऊर्जा का केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया इन्होंने, पावर हाउस भी नाम दिया। अब पहला भाग हो गया झिल्ली, दूसरा भाग हुआ कक्ष, तीसरा भाग आता है क्रेस्ट या क्रिस्टी। तीसरे भाग का नाम क्या है, क्रिस्टी। हम चाहें तो इस तीसरे भाग को इस दूसरे भाग के साथ ही बता सकते हैं कि जो इनर चेंबर है, इस इनर चेंबर में अनेक इस प्रकार के उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इस उंगलीनुमा प्रवर्ध को क्रेस्ट या क्रिस्टी कहा जाता है, जो कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसने के कारण बनती है, अंदर धंसने के कारण बनी हुई रचना है जिसका नाम क्या है, क्रेस्ट या क्रिस्टी। प्रत्येक क्रिस्टी के ऊपर याद रखना, क्रिस्टी के ऊपर चौथी रचना पाई जाएगी। चौथी रचना का नाम है F1 पार्टिकल। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं F1 पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, तो F1 पार्टिकल कोशिका के अंदर एक कोशिकांग जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो तीसरा भाग है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टी, और क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार के, इस प्रकार का आपने टेनिस का रैकेट देखा है, इस टेनिस के रैकेट के आकार के कण पाए जाते हैं। इन कणों को ही क्या नाम दिया है, F1 पार्टिकल, या इसका नाम एलिमेंट्री पार्टिकल भी है। इसके अलावा इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। क्या भी बोलते हैं वैज्ञानिकों ने इसको नाम क्या दिया, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री कण या पार्टिकल। ये जो एक टेनिस के रैकेट के आकार का F1 पार्टिकल है, इसका जो व्यास है वो 160 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है इसका व्यास, 160 एंगस्ट्रॉम होता है। ये यहां दिख रहा है जमे हुए ये, और इन दो के बीच की दूरी जो है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है F1 पार्टिकल के बीच की। और ये F1 पार्टिकल जो है माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर ETS सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहीं पर कार्य करता है। मतलब जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो एटीपी का संश्लेषण इसी जगह पर होता है, ठीक है, इसलिए इसको ETS पार्टिकल भी कहते हैं। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के चारों भाग समझ में आ होंगे। संरचना में एक झिल्ली बता दी, एक चैम्बर बता दिया, क्रेस्ट बता दिया और F1 पार्टिकल बता दिया। तो ये संरचना के चारों भागों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसकी सबसे लास्ट चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कार्य, कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखना, नंबर 1 कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण करना।
पहला काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम है इसके अंदर? 70S प्रकार के राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाना। इसलिए ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा इसका काम है लिपिड का संश्लेषण करना। लिपिड का संश्लेषण करना इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा एटीपी के ट्रांसफर में मदद करना। ठीक है, तीसरा इसका काम हो गया। चौथा काम है इसका शुक्राणु के मिडिल पीस। आपने शुक्राणु की संरचना के बारे में सुना होगा। शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग के दोनों तरफ कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और मिडिल पीस का निर्माण करता है और साथ साथ ऊर्जा देने का काम करता है शुक्राणुओं को चलन के लिए। तो शुक्राणु के निर्माण में भी मदद करता है मध्य भाग के। और इसके अलावा अंडाणु के योग क्या होता है आपको पता है? अंडे के अंदर पाया जाने वाला पीला भाग जो हम खाते हैं, जिसको खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उस भाग को क्या बोलते हैं? योग। उस योग के निर्माण में भी मदद करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा इसका काम है ऊर्जा का संश्लेषण, ऊर्जा का निर्माण करना। इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा था। वो किसने कहा था? अभी बता दिया, सिकेविट्स ने पावर हाउस कहा था। तो ये हो गया पहला कोशिकांग, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, फिला, इसके अलावा बायोप्लास्ट। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं और इसकी संरचना को मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम दूसरा कोशिकांग देखेंगे। दूसरे कोशिकांग का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये बिल्कुल सिमिलर, इसके माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत अधिक समानता रखता है। इसे भी अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग कहा जाता है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर भी 70S RNA के अलावा इसके अंदर विभिन्न ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि स्वयं का नियंत्रण या स्वयं का उत्पादन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट का निर्माण स्वयं से ही होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं प्लास्टिड या लवक क्या है। प्लास्टिड या लवक पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेषीकृत कोशिकांग है प्लास्टिड। ये पादप कोशिका के अलावा कुछ जंतु जैसे यूग्लिना में भी पाया जाता है। इसमें यूग्लिना में भी पाया जाता है। ये पहचान है पादप कोशिका की। कौन? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो भिन्न भिन्न पादपों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न होगी। अभी सेकंड साइज नंबर बताऊंगा तब बात करेंगे हम। तो इसको भी अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर जो है राइबोसोम, कौन सा वाला? 70S प्रकार का राइबोसोम, इसके अलावा डीएनए और एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इन सब की उपस्थिति के कारण इसको अर्ध स्वनियंत्रित बीज झिल्ली युक्त कोशिकांग कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो याद रखना, इसकी उत्पत्ति, प्लास्टिक की उत्पत्ति स्वयं से ही होती है। मतलब खुद ही प्लास्टिक, नए प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम है, डीएनए भी पाया जाता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम और डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो मतलब ये किसके समान कोशिकांग है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान कोशिकांग है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या लवक। इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक के समान या कोशिका के समान कोशिकांग कहा जाता है। या यूं कह दें कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि एक यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। और ये किसके समान है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। मतलब कोशिका के अंदर कोशिका भी इन दोनों को बोला जाता है। अब प्लास्टिड या लवक के बारे में जो है हम आगे देखते हैं कि लवक या प्लास्टिड जो है वो आकार, रंग के आधार पर उसके अंदर उपस्थित वर्णक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इन 3 भागों में बांट दिया है। पहला था ल्यूकोप्लास्ट या हिंदी में बोलते हैं इसको अवर्णीय लवक। नाम से स्पष्ट हो गया, अवर्णीय लवक ऐसे लवक जिसमें वर्णक नहीं पाए जाते हैं, अवर्णीय लवक कहलाते हैं। और अवर्णीय लवक जो है भूमि के अंदर पाए जाते हैं पादपों में। कहां पर? भूमि के अंदर। भूमि के अंदर कौन सा भाग होता है? जड़। मतलब जड़ या भूमि के अंदर पाए जाने वाला, भूमि
भूमिगत तना, उसमें पाया जाता है अवर्णीय लवक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अभी बाद में बताएंगे, पहले अवर्णीय लवक हो गया। अवर्णीय लवक के बाद आता है दूसरा वर्णीय लवक। वर्णीय लवक या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है रंगीन, वर्णीय मतलब वर्णक युक्त। ऐसा लवक जिसमें क्या पाया जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, रंगीन। और ये तो जड़ में बता दिया या भूमिगत भाग में, और ये क्रोमोप्लास्ट उन भागों में पाया जाता है जो पौधे के भाग रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब कि या तो फूल में या फल में, फूल और फल में पाया जाने वाला ये लवक है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा आता है हरित लवक या इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है या सबसे महत्वपूर्ण लवक जो है वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट। नाम से स्पष्ट है, क्लोरो मतलब हरा, हरित लवक, हरे रंग का लवक मुख्य रूप से कहां, पत्तियों में पाया जाता है। और काम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है। भोजन कहाँ बनता है, किचन में बनता है, इसलिए इस क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कोशिका का किचन कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है क्लोरोप्लास्ट। अब हम वापस आ जाते हैं अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक में 3 प्रकार का बता रहा हूं। पहला प्रकार का आता है, सबसे पहले प्रकार का लवक है अवर्णीय लवक, जिसका नाम है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वह लवक जो एमाइलेज, इसका एमाइलेज का या स्टार्च का संचय करता है, उस लवक को एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। ये रंगहीन वर्णक पढ़ रहे हैं, अवर्णीय लवक, जिसमें पहला कौन है, मतलब जिस पदार्थ का संचय हो रहा है उसके अंदर, उस संचित पदार्थ के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग हो गया एमाइलोप्लास्ट, जिसके अंदर स्टार्च का संचय होता है। उदाहरण सबसे बढ़िया है, आलू के अंदर स्टार्च का संचय होता है, तो आलू के अंदर कौन सा, एमाइलोप्लास्ट नामक ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा आता है एमाइलोप्लास्ट के बाद इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट दूसरे का नाम क्या है, इलायोप्लास्ट, जिसके अंदर वसा का संचय होता है, उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अरंडी का बीज, जिसमें वसा का संचय होता है, अरंड का बीज, ठीक है। और तीसरा और आखिरी आता है प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से स्पष्ट हो गया, जिसके अंदर काय का संचय होता है, प्रोटीन का संचय होता है, उसको बोल देंगे हम प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन का संचय करने वाला, ठीक है। जो फलों की जो भित्ति होती है या फल की सबसे बाहर का आवरण है, उसमें पाया जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। इसको एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एल्यूरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। यह हुआ है लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 प्रकार का है। और याद रखना कि एक पादप के अंदर प्लास्टिड जो है तीनों रूपों में हो सकता है। किस रूप में, एमाइलोप्लास्ट के रूप में, इलायोप्लास्ट के रूप में और प्रोटीनोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूं, टमाटर। टमाटर जो है तीनों प्लास्टिड का उदाहरण है। टमाटर जब जिसमें वर्णक नहीं होता है, जब बोया जाता है, जब बीज बनता है तो उसमें कोई वर्णक नहीं होता है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल होता है। जब टमाटर का फल बन जाता है तो फल जो है वो हरे रंग का होता है, तो उसके अंदर कौन, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और बाद में जब टमाटर पक जाता है तो लाल रंग का हो जाता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट का रूप ले लेता है। मतलब टमाटर के अंदर तीनों प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब इन 3 प्लास्टिड में से जो सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिसे कोशिका का किचन भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की खोज करी थी हिकल ने। किसने करी थी, हिकल नामक वैज्ञानिक ने। और कुछ ये भी बताते हैं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रकाशीय माइक्रोस्कोप से इसको सबसे पहले देखा था। किसको, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की संरचना का वर्णन किया था शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने, शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना का वर्णन करा था। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो है
अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला, मतलब 2 झिल्ली का बना हुआ अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग है। इसके अंदर 2 मुख्य भाग याद रखना आपको। पहले भाग का नाम है झिल्ली, पहले भाग का नाम है झिल्ली, और दूसरे भाग का नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, या इसके अंदर जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो झिल्ली बता दी मैंने। प्रत्येक, अभी इसका सेपरेट साइज नंबर रह गया है, तो पहले सेपरेट साइज नंबर देख लेते हैं। पहले आती है आकार। आपने जेम्स की छोटी छोटी गोलियां देखी है। जेम्स की गोली के आकार का होता है, या लेंस नुमा होता है, या गोलाकार होता है, या अंडाकार होता है। किसी भी आकार में रह सकता है, हो सकता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। फिर आकार के बाद आमाप, आमाप में 4 से 8 म्यू का होता है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है, इसलिए इसे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का किचन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कौन है? सॉरी, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। और कोशिका का पावर हाउस कौन है? अभी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो है इसका सेपरेट साइज के बाद आता है नंबर, संख्या। अगली चीज क्या आती है? संख्या। लगभग इसकी संख्या 16 से 20 होती है एक कोशिका के अंदर। एक पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या 16 से 20 होती है, पर कुछ शैवालों में इसकी संख्या 1 भी होती है। ठीक है, आकार बता दिया मैंने, गोलाकार, अंडाकार, कभी कभी ये सर्पिलाकार भी होता है, कप के आकार भी होता है। अलग अलग शैवालों में इसका आकार अलग अलग हो सकता है। सामान्य आकार याद रखना आपको, गोलाकार, अंडाकार, जेम्स की गोली के समान, लेंस के आकार का। ठीक है, सेकंड साइज नंबर हो गया। अब संरचना पढ़ रहे हैं, तो संरचना में बता दिया है झिल्ली और मैट्रिक्स। झिल्ली वही प्रोटीन और लिपिड की दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये झिल्ली जो है लगभग 25 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई झिल्ली होती है। दोनों झिल्लियों के बीच में गैप पाया जाता है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर एक द्रव भरा जाता है, गाढ़ा द्रव, जिसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। मैट्रिक्स या स्ट्रोमा अंदर के द्रव को। इस मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर हम 5-6 चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहला आता है ग्रेना। सबसे पहली चीज क्या रखना है? ग्रेना। अब ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया दोनों कहां होती है? इसके मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। और उसमें एक जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो ग्रेना में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, मतलब उसके द्रव के अंदर। अब इसके मैट्रिक्स में क्या क्या है? इसके मैट्रिक्स में पहले बता चुका हूं 70 राइबोसोम है, डीएनए और एंजाइम है। इसके अलावा इसके अंदर जो थैली के आकार की ऐसी रचना पाई जाती है, इस थैली के आकार की रचना को क्या बोला जाता है? ग्रेना, जिसकी संख्या 20 से 60 तक होती है। ग्रेना कहां? स्ट्रोमा में बिखरे हुए थैलीनुमा रचना, जिसको नाम क्या दिया है? ग्रेना। संख्या कितनी हो गई? 20 से 60। अब ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती है जैसे सिक्के एक के ऊपर एक ऐसे ढेरी के रूप में जमे हुए हैं। तो ये जो एक ग्रेना है, इस एक ग्रेना के अंदर लगभग यहाँ पर 60 से लेके तो 100 तक सिक्के नुमा रचना पाई जाती है। इस सिक्के नुमा रचना को दूसरा नाम दिया है थाइलेक्वाइड। पहला नाम है, इस रचना का नाम पहला यहाँ लिखा है ग्रेना या ग्रेनम, दूसरा नाम है थाइलेक्वाइड, जो कि किसके अंदर होता है? ग्रेना के अंदर। और एक ग्रेना के अंदर इसकी संख्या कितनी हो गई? 60 से 100। तीसरी चीज याद रखना है, थाइलेक्वाइड के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं क्वांटोसोम। तीसरी रचना क्या है? क्वांटोसोम। प्रत्येक थाइलेक्वाइड के अंदर 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्वांटोसोम कहा जाता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वैज्ञानिक इसे
इस क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सारे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन कार्य पूर्ण होते हैं। फिर चौथा और आखिरी बताना है, इस प्रत्येक क्वांटोसोम के अंदर लगभग 230 से 250 CHL मतलब क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडिन मतलब 8 प्रकार के क्लोरोफिल इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडिन 8 प्रकार के यहाँ पर क्लोरोफिल है। अब ये जो क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, कोई सी भी पादप कोशिका है उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया ही जाएगा। सी और डी मैंने बताया था आपको, आपने पढ़ा था कि लाल शैवाल और भूरे शैवाल के अंदर क्लोरोफिल सी, लाल शैवाल में क्लोरोफिल सी, भूरे शैवाल में क्लोरोफिल डी, और लाल भूरे शैवाल को छोड़ करके, ठीक है, लाल शैवाल को छोड़ करके, भूरे शैवाल को छोड़ करके और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी सब में पाया जाता है क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए सभी में, क्लोरोफिल सी लाल शैवाल में, डी भूरे शैवाल में, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी सभी पादपों के अंदर क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल हो गए, ये क्लोरोफिल ही क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अब ये जो मैंने बताए हैं इस रचना का नाम है ग्रेना। ये प्रत्येक ग्रेना दूसरे ग्रेना से आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और जुड़े कैसे रहते हैं, लेमिली या फ्रेट्स के द्वारा, लेमिली या फ्रेट्स नामक रचना के द्वारा आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किसकी संरचना, क्लोरोप्लास्ट की। कार्य क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट का सबसे प्रमुख काम है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन का निर्माण जो होता है। डीएनए उपस्थित है तो डीएनए में प्रतिकृतिकरण या डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसकी संख्या में वृद्धि भी ये स्वयं ही करता है। अब स्वयं की संख्या में वृद्धि करता है। इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये हुआ है हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, मैं पसंद आया हूं, तो वह नीचे 2 बटन दिए हैं, अंगूठा लगा है, उसको दबा सकते हो तो लाइक हो जाएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब आपने अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू।